अध्यक्ष जी, जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राजतिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराओं और कितने शकुनी अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए अपने गुनाहों के कारण। ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, this political orchestra will disperse even before the show begins. They are so used to singing their own tunes. ये जो एक सामूहिक मंडली एक समूह गीत गाने के लिए आई है, ये अपना अपना राग अलापने के लिए इतने आदी हैं कि गीत शुरू होने से पहले ये शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन हाँ, जितने दिन ये देश आपके हाथ में रहे, ईश्वर इस देश की रक्षा करे, ये प्रार्थना करते हुए मैं विश्वास मत का विरोध करता हूं। जब ये योजनाएं विकास और कल्याण की चले तो तमाम के तमाम राज्य, चाहे वहां किसी का भी शासन है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि आपने फ्लड राइट जितना था, जो बाढ़ की सहायता राशि थी, वो वापस ले ली। कल भर्तृहरि मेहताब बोल रहे थे उड़ीसा की तरफ से कि आपने राशि वापस मांग ली। सारे गैर कांग्रेसी राज्य जब यहां आकर के ये रोना रोते हैं, दुखड़ा रोते हैं, तो लगता है कि केंद्र की दृष्टि निष्पक्ष नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इन योजनाओं को जरूर चलाइए, लेकिन दृष्टि निष्पक्ष रख के चलाइए। और यही मुझे एक और शिकायत दर्ज करनी है। राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 19 में आपने स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। मैंने आंखें गड़ा गड़ा कर देखा, उस दिन कान लगा लगा कर सुना कि कम से कम इसमें उन 6 एम्स के निर्माण कार्य का बात जरूर होगी जो सन 2003 में मैं करके गई थी। लेकिन मुझे दुख हुआ, ना तो आपके पैरा 19 में वो है, ना आपके 100 दिनों के एक्शन प्लान में वो है। यहाँ प्रणव दा बैठे हैं। मैं कहना चाहती हूं, सन 2003 में यह योजना मैं लेकर आई थी, अपने लिए नहीं, एक निष्पक्ष दृष्टि रखी थी। मैंने डायरेक्टर से डेटा मंगवाया था कि कहां कहां के लोग आज के एम्स में आते हैं। 56 साल पहले एक एम्स बना था इस देश में, उसके बाद से जनसंख्या कितनी हो गई, लेकिन एम्स में बढ़ोतरी नहीं हुई। जब डेटा आया, डेटा के आधार पर मैंने राज्य चुने थे। ये नहीं देखा था वहां किसका राज्य है। 6 में से 4 राज्य कांग्रेस शासित थे, एक राज्य आरजेडी शासित था, केवल एक राज्य एनडीए शासित था, बीजेपी के शासित एक भी राज्य उसमें नहीं था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था तब, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन था, बिहार में लालू जी का शासन था, केवल उड़ीसा में बीजू जनता दल का शासन था। एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं था। लेकिन चूंकि चिकित्सा की दृष्टि से वो पिछड़े हुए राज्य थे, इसलिए उनको चुना। और
अपने समय में 10 महीने का कार्यकाल था केवल, अपने कार्यालय में 1 घंटा समर्पित कर दिया था इन एम्स को बनाने के लिए, और इसलिए 10 महीने में सारे 6 मुख्यमंत्रियों से जमीनें ले ली, शिलान्यास 6 के करवा दिए, वोट ऑन अकाउंट था केवल, उसमें भी बजट हिट बनवा दिया, 6 करोड़ रुपया उनकी 4 दीवारी बनाने के लिए रख दिया। ये सारा काम 10 महीने में पूरा करके गई थी। 5 साल निकाल दिए आपने। उन 4 दीवारियों में से कोई एक ईंट उखाड़ कर तो ले गया होगा, लेकिन उन 6 एम्स पर एक ईंट लगाने का काम आपने नहीं किया। 6 एम्स को अपग्रेड करने का काम भी किया था मैंने। दोनों सदनों में हर सत्र में एक ना एक सांसद जरूर उठाता था इस विषय को। या लाल सिंह जी बैठे थे जम्मू कश्मीर के, हर बार उठाते थे, क्योंकि उनके यहां भी मैंने अपग्रेड किया था। दोनों सदनों में कभी ध्यानाकर्षण आता था, कभी प्रश्न आता था, हर बार स्वास्थ्य मंत्री कहते थे बस हम निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। लेकिन 5 बरस बीत गए, निर्माण कार्य नहीं हुआ। एक पुण्य का कार्य नारायण स्वामी ने जरूर कर दिया, उस स्वास्थ्य मंत्री को हराकर आज पुदुचेरी से नारायण स्वामी यहां आए हैं, इसलिए मैं नारायण स्वामी को इसमें बधाई देना चाहती हूं। उपाध्यक्ष जी, अंतिम पैराग्राफ में राष्ट्रपति जी ने देश के युवजन की आशा और आकांक्षा की बात की है। बहुत अच्छा है, देश में बहुत युवा बयार बही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, ये पहली बार नहीं हुआ जब देश का युवजन खड़ा हुआ है। इस देश ने जब जब नाजुक मौका देखा है, युवजन ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी 23 बरस के भगत सिंह और 19 बरस के अशफाक उल्लाह खान फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। स्वतंत्र भारत में भी जब कांग्रेस का विघटन हुआ था, बड़ी उम्र के लोग कांग्रेस ओ में चले गए थे, तो कमान यंग टर्क्स ने संभाली थी और बहुत वर्षों तक वो भारत के राजनीतिक पटल पर छाए रहे थे। उसके बाद जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी, तो लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध भी इस देश में युवजन ने ही लड़ा था और एक बूढ़े के नेतृत्व में लड़ा था। तब भी यही युवा ऊर्जा सड़कों पर उभरी थी। उस आंदोलन की उपज आज भी संसद में दिखाई देती है। प्रथम पंक्तियों पर बैठे हैं, ये बैठे हैं भाई शरद यादव, पहले जनता सांसद के रूप में चुनकर आए थे। 28 बरस की उम्र थी शरद भाई आपकी। 25 साल 1 माह 25 साल 1 माह की उम्र में ये जनता सांसद के रूप में इस सदन में जीत कर आए थे। उसी आंदोलन की उपज, अलग अलग विभिन्न दलों में बैठे हैं उस आंदोलन के लोग। इस आंदोलन के लोग अलग अलग दलों में बैठे हैं, लेकिन भरपूर मात्रा में यहाँ विद्यमान है। ये 25 साल की उम्र में यहाँ सांसद बने थे और मैं 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा में कैबिनेट की मंत्री बनी। असम का पूरा आंदोलन युवजनों का आंदोलन था। 25 से 30 वर्ष के लोग चुनकर के आए थे और ये पहली बार नहीं है कि यहाँ युवा चुनकर के आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये बैठे योगी आदित्यनाथ 37 वर्ष की उम्र है, 4थी बार चुनकर आए हैं। अनंत हेगड़े पीछे बैठे 40 वर्ष की उम्र है, 4थी बार चुनकर आए। अशोक अरगल मेरे पीछे बैठे 40 वर्ष की उम्र है, 5वीं बार चुनकर आए। ये बैठे अनंत कुमार 36 साल की उम्र में सबसे पहले चुनकर आए थे। शाहनवाज हुसैन 36 साल की उम्र में तो कैबिनेट के मंत्री बन गए थे। उपाध्यक्ष जी, अटल जी की कैबिनेट में 11 मंत्री 50 वर्ष से कम की उम्र के थे। 11 मंत्री, और कैबिनेट स्तर के कह रही हूं, एमओएस नहीं कह रही, एमओएस तो बहुत है। अटल जी की कैबिनेट में 12 कैबिनेट मंत्री 50 से कम उम्र के थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 मुख्यमंत्री 50 से कम उम्र के बनाए गए और अर्जुन मुंडा बैठे हैं 35 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये युवा बयार पहली बार नहीं बनी, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस संसद में युवा सांसद जीत करके आए हैं। मैं उनका सबका अभिनंदन करती हूँ, हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जब वो भोले वाले चेहरे मुझे दिखते हैं तो जिंदगी में मैं स्वयं पीछे पहुंच जाती हूँ, अपना समय याद आ जाता। जब 25 वर्ष की उम्र में चुनकर गई थी और कैबिनेट मंत्रालय का भार संभाला था, लेकिन मैं केवल उनका अभिनंदन नहीं करती, मैं उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि जिन अपेक्षाओं से उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जिताकर भेजा है, वो उन अपेक्षाओं को पूरा करें।
लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना होगा। हाँ, पवन भाई को देखकर याद आया मुझे, पवन भाई और हम एक ही डिपार्टमेंट से पढ़े हैं। वो 1 साल मेरे सीनियर थे, उम्र में शायद 3 साल बड़े हैं मुझसे। 13 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बना दिया था। 13 साल बाद इनकी पार्टी को याद आई है और वो भी सीजनल मिनिस्ट्री देकर के चुप गए हैं। 4 महीने काम करेंगे, 8 महीने खाली बेचेंगे। प्रणवदा, कम से कम महकमा तो साथ में दिलवा दीजिए कि 12 महीने मेरा भाई काम कर सके। बहुत योग्य है वो डिपार्टमेंट ही, बहुत योग्य लोगों को निकालता है, तो कम से कम 12 महीने की मंत्रिमंडल तो इनको मंत्री तो ऐसा दीजिए, मंत्रालय 12 महीने काम कर सके। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहूंगी उपाध्यक्ष जी, एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगी कि यौवन बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता। अगर विलंब होता है तो यौवन अधीर हो उठता है और उस अधीरता में खतरे का संकेत छिपा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है हम सब पर। 100 दिन में तस्वीर नहीं बदल सकती, लेकिन तस्वीर बदलने की रूपरेखा तैयार हो सकती है। आप वो रूपरेखा तैयार करिए। मैं अपनी ओर से आश्वासन देना चाहती हूं, आडवाणी जी ने आपको उस दिन आश्वासन दिया था, उस भावना से स्वयं को संबद्ध करके कहना चाहती हूं, जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है, हमें पहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे। आप नहीं करेंगे, हम आपको चेताएंगे। आप गलत करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन 100 दिन के बाद आपके अभिभाषण के इन बिंदुओं को जरूर दर जरूर सत्य की कसौटी पर तोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 तारीख को यह रिपोर्ट सदन में पेश हुई। 24 तारीख को ही टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने जस्टिस लिब्रान से बात की और उन्होंने उनसे पूछा कि अटल जी को बिना सम्मन किए आपने उनके खिलाफ टिप्पणी कैसे कर दी। तो सुनिए, मैं पढ़ के सुनाती हूं जस्टिस लिब्रान ने क्या कहा। Asked how he could have indicted Vajpayee, who was never summoned to appear before the commission in breach of section 8B of the Commission of Inquiry Act 1952, Justice Libran told Times of India from Chandigarh that he never indicted the former PM. On quote, please read the report in its context and show me a single reference to Vajpayee which can be construed as an indictment, Justice Libran said, pleading that no irresponsible reference be manufactured from his report. No irresponsible reference should be manufactured from his report. ये उनका दिया गया इंटरव्यू है 25 तारीख का। 25 को छपा, 24 को ही शाम को दिया था। लेकिन 4 दिन के बाद जस्टिस लिब्रान बदलते हैं और हिंदू को एक इंटरव्यू देते हैं। और क्या कहते हैं उस इंटरव्यू में? Speaking to this correspondent from his Chandigarh home, Justice Libran said, the commission issued notice to the BJP and many of its leaders were examined as witness. He said, on quote, nobody can dispute that Mr. Vajpayee is a tall leader in that party, which is a legal entity. Just like a managing director is responsible for the misdeeds of a company, a leader is equally responsible for the misdeeds of a party. मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, ये 25 तारीख की ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सहमत हूँ मुलायम सिंह जी से और पिनाकी मिश्रा से कि जस्टिस लिब्रान ने ये रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी। ये अपने आप में खोज का विषय है अध्यक्ष जी कि ये रिपोर्ट किसने लिखी है और ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है। 25 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में जस्टिस लिब्रान कहते हैं मेरी पूरी रिपोर्ट में कहीं अटल जी का नाम तो दिखाओ। वो कहते हैं रीड द रिपोर्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने पढ़ी ही नहीं, लेकिन उसके बाद उन्हें लोगों ने जाकर दिखाया कि अरे साहब आप पढ़ के तो देखो, इसमें तो 22 जगह अटल जी का नाम है और उनकी सूची अपराधियों में है। तो उन्होंने ये तर्क गढ़ा कि मैंने तो बीजेपी को नोटिस दे दिया था, जरूरत क्या थी। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल। मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, अगर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो कंपनी जो उस समय शासन कर रही थी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी कैसे हो सकते हैं? उनके मैनेजिंग डायरेक्टर पाक और साफ घोषित कर दिए जाएं
उन्हें सारी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया जाए। और ये एक संयोग है, ये एक संयोग है अध्यक्ष जी कि उस समय की उस कंपनी के एक डायरेक्टर आज इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठे। सरदार मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता, वित्त मंत्री थे वो उस सरकार के, वो डायरेक्टर भी थे उस समय, और आज वो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार हैं तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी नहीं हो सकते। राव साहब को खुली छुट्टी, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट और अटल बिहारी वाजपेयी अपराधी, ये विकृत नहीं है तो और क्या है। मैंने कहा था कि मैं पुष्ट करूंगी अपने इस आरोप को कि ये विकृत भी है, सबूतों के खिलाफ भी है और ये निराधार भी है। ये दो तर्क मैंने दिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं। 5 काम सौंपे थे लिब्रान कमीशन को, 3 तो किए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे बोले, सर्कमस्टांसेस पे बोले, मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों की भूमिका पर बोले। अब कोई भी रिपोर्ट दी, सही दी, गलत दी, सच दी, झूठ दी, सत्य दी, असत्य दी, मगर दी। पर यह काम उन्हें किसने सौंपा था? सेकुलरिज्म के ऊपर 26 पेज का एक निबंध लिख डाला। आरएसएस बीजेपी के संबंधों पर एक पूरा थीसिस जड़ दिया। मुस्लिम संगठनों की आलोचना में एक पूरा लेख लिख डाला। मैं कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, ये एक न्यायाधीश द्वारा दी गई न्यायिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक अवसरवादी व्यक्ति द्वारा दी गई राजनीतिक रिपोर्ट। मैं तो पूछना चाहती हूं चिदम्बरम जी से, कौन सी ख्वाहिश पूरी की है आपने जज साहब की? विश लिस्ट बहुत लंबी थी, बहुत लंबी विश लिस्ट थी, मुझे जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से लेकर राज्यपाल से होती हुई वो विश लिस्ट राजदूत तक पहुंचती थी। लेकिन अब तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस के चैप्टर में ही अपने लिए 3 नौकरियां खोज दी। किस पर सहमति हुई है जरा बता दीजिए। आज नहीं बताएंगे तो महीनों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूं ये रिपोर्ट पूरी तोल पजोक के समय नियत होने के बाद दी गई, जब सारी अनिश्चितताएं समाप्त हो गई, जब नई सरकार आ गई और लग गया पता कि हां अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची, तब ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में से निकली है। ये रिपोर्ट कैसे कैसे निष्कर्ष लेकर आई है। इसीलिए 17 साल के बाद जो टिप्पणियां छपी अखबार में, 17 years, 48 extensions, 8 crore rupees and a dead report। दूसरी टिप्पणी छपी 17 वर्ष और 1700 पेज की रद्दी। तीसरी टिप्पणी छपी खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। कैसे कैसे निष्कर्ष निकाले इन्होंने। एक निष्कर्ष है इनका कि अयोध्या तो कोई मूवमेंट ही नहीं था, आंदोलन ही नहीं था। मैं पढ़ के सुनाती हूं आपको। इसमें इन्होंने कहा, दो द रिपोर्ट यूजेस द वर्बेज मूवमेंट फ्रीक्वेंटली। हम बार बार हम इसमें आंदोलन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है द डिमांड फॉर ए टेम्पल एट अयोध्या नेवर रियली बिकेम अ पब्लिक मूवमेंट in the true sense of the word, while traditionally the word movement has been used to denote a collective desire of the public to secure a particular result. The Ayodhya campaign never achieved proportions more close to those levels. The use of the word movement, notwithstanding the Ayodhya episode, was never accompanied by a public movement. मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ जस्टिस लिब्रान को कि जन आंदोलन के दृश्य एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं देखे जा सकते। जन आंदोलन के दृश्य अगर देखने हैं तो तपती दोपहरियों और ठिठुरती रातों में धूल धक्कड़ भरी सड़कों पर खड़े होना पड़ता है, तब जन आंदोलन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अध्यक्ष जी, मैं उस मूवमेंट की साक्षी रही। जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे तो हरियाणा के खंड में शांत रहिए, आप क्यों बोल रहे हैं?
मदन लाल शर्मा जी आप बैठ जाइए कि शर्म करो। क्या कह दिया मैंने? क्या कह दिया मैंने जिस पे कह रहे हैं शर्म करो? आप प्लीज एडजस्ट। बैठ जाइए, आप शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ, आप कंटिन्यू, आप शांत रहिए, शांत। अध्यक्ष जी, आडवाणी जी की उस राम रथ यात्रा में, उस राम रथ यात्रा के हरियाणा खंड में मैं उनके साथ थी। वो दृश्य आज तक मेरी आंखों में जस के तस जिंदा है। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थी, रथ के सामने खड़े होकर बोनट पर स्वास्तिक बनाती थी। रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगाकर अपने आप को धन्य समझा करती थी। वो दृश्य देखे हैं मैंने, वो कहानियां, अध्यक्ष जी, कार सेवकों की वो कहानियां, कार सेवकों की वो कहानियां अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। जब मुलायम सिंह जी ने बैठ जाइए। हाँ, प्लीज। अध्यक्ष जी, जब मुलायम सिंह जी ने अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये ऐलान किया था कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय तमाम कार सेवक वाहन छोड़कर पगडंडियों के रास्ते गांवों से होते हुए अयोध्या जा रहे थे। जहां भी गांव में रात पड़ जाती थी, आकर के लोग आग्रह करते थे, हमारे घर में रुको, हमारे घर में विश्राम करो। उस समय उन घरों की गृहिणियां गर्म पानी में नमक डालकर उन कार सेवकों के चरण धोती थी, सरसों का तेल लगाकर उनके पैर के तलवों की मालिश करती थी। अध्यक्ष जी, और आंखों में आंसू भरकर उन कार सेवकों से अपनी भोजपुरी में कहती थी, भैया हम तो वहां ना जा सकत, पर तुहार चरण पखार के हम पुण्य कमा ले। ये कहती थी वो कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हारे चरण पखार के जितना थोड़ा पुण्य मिलता है वो हम ले सकते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं घर से आलू पूरी बनाकर कार सेवकों के लिए भेजा करती थी। गवाह है मुलायम सिंह यादव, अधिकारियों की पत्नियां अपने बच्चों को लेकर सामने खड़ी हो गई थी कि पहले गोली हम पर चलाओ, बाद में कार सेवकों पर चलाना। वो कहते हैं ये आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन नहीं था। चंडीगढ़ में बैठ के आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि वो जन आंदोलन नहीं था। स्वतंत्र भारत का वो सबसे बड़ा जन आंदोलन था और उसी आंदोलन ने आडवाणी जी को जननायक बनाया था।